एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं क्रिस क्रॉस क्लासेस में। डिस्कस करने जा रहे हैं भाई आज हमारी क्लास 12th की राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में। मंडे से सैटरडे रेगुलरली क्लासेस चल रही हैं हमारी, तो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें भाई। चैप्टर नंबर 8 है ये हमारी बुक 2 का। बुक 1 का चैप्टर पूरे सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उन्हें जाकर आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये जो चैप्टर है हमारा ये है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, पार्ट 2 है इसका। ये इसका पार्ट 1 भी ऑलरेडी अपलोडेड है, ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन चेक करें भाई। डिटेल नोट्स का लिंक आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्विजेस और बाकी सभी कंटेंट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट crisscrossclasses.in। तो चलिए देखते हैं आज क्या डिस्कस करना है। हमने पंजाब की समस्या और बाकी के सभी मुद्दे पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो एक बार आप उसे देख लें। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो द्रविड़ आंदोलन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत तमिल समाज सुधारक ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा की गई थी, जिन्हें पेरियार के नाम से भी जाना जाता है। ये जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पेरियार बोले तो उसका मतलब क्या है भाई, ईवी रामास्वामी नायकर की बात हो रही है। इसी आंदोलन में से एक नए राजनीतिक संगठन द्रविड़ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इस संगठन में मुख्य रूप से ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया गया था एवं उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए क्षेत्रीय प्रतिष्ठा पर जोर देने की बात की गई थी। ठीक है भाई, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है भाई, तो इसे याद रखना है सभी को, सही बताया मैंने आपको। तो इस संगठन में था क्या, देखिए जो ये द्रविड़ आंदोलन था ये मुख्य रूप से इसीलिए किया गया था क्योंकि इन्होंने ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया था। यानी जो ब्राह्मण हैं वो वर्चस्व में है, उस वर्चस्व का विरोध किया था कि कैसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था धीरे धीरे अपना प्रभाव बढ़ाती जा रही है। ठीक है भाई, साथ ही साथ जो उत्तरी भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को नकारते हुए इन्होंने कहा कि भाई दक्षिणी भारत का भी उसी प्रकार विकास होना चाहिए, उसे भी वही सब सम्मान मिलना चाहिए। शुरुआत में द्रविड़ आंदोलन जो था उसने संपूर्ण दक्षिण भारत के आधार पर अपनी मांगे रखी, यानी संपूर्ण दक्षिण भारत के लिए आवाज उठाई। पर समय के साथ साथ अन्य दक्षिणी राज्यों ने इसका ज्यादा समर्थन नहीं किया। ठीक है, और इसी की वजह से क्या हुआ कि यह आंदोलन सिर्फ तमिलनाडु तक सिमट कर रह गया, यानी सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रह गया। बाकी के किसी भी क्षेत्र ने इसका इतना ज्यादा समर्थन नहीं किया। बाद में इसका विभाजन हो गया और इसकी संपूर्ण राजनीतिक विरासत जो थी, यानी जो इसके मेन नेता थे, उन्होंने मिलकर एक पार्टी बना ली। कौन सी? द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम के नाम से। ठीक है, जिसे डीएमके के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1953 से 54 के दौर में डीएमके ने एक 3 सूत्री आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें 3 मांगे की गई थी। क्या 3 मांगे की गई थी भाई? देखो, सबसे पहला उन्होंने कहा कि कल्लाकुड़ी नामक रेलवे स्टेशन का नया नाम डालमियापुरम निरस्त किया जाए। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो पुराना नाम था वही रखा जाए, यानी डालमियापुरम नाम को हटाकर फिर से कल्लाकुड़ी नाम ही रखा जाए। दूसरा इन्होंने कहा कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें तमिल संस्कृति के इतिहास को ज्यादा महत्व दिया जाए, यानी उसके बारे में पढ़ाया जाए। और साथ ही साथ राज्य सरकार के शिल्प कर्म शिक्षा कार्यक्रम का विरोध किया, क्योंकि उनका मानना था कि ये ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण को क्या करता है भाई, बढ़ावा देता है। 1965 के हिंदी विरोधी आंदोलन में डीएमके को सफलता मिली और जनता के बीच इसका प्रभाव बढ़ा। और इसके बाद 1967 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो डीएमके को बहुत बड़ी सफलता मिली, और तब से अब तक द्रविड़ संगठनों का तमिलनाडु की राजनीति की व्यवस्था में क्या है भाई, वर्चस्व कायम है। इन सभी का जो भी सरकार बनती है इन्हीं संगठनों में से एक की बनती है, तो राजनीतिक व्यवस्था में तब से अब तक ये क्या है, कायम है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर द्रविड़ आंदोलन समाप्त हो जाता है, फिर आती है पूर्वोत्तर भारत की बात। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में मुख्य रूप से 7 राज्य। कितने राज्य हैं भाई? 7। इन्हें 7 बहनों के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें 7 बहनें भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को शामिल किया जाता है। भारत की आबादी के बारे में बात करें तो लगभग 4% आबादी जो है वो इन 7 राज्यों में निवास करती है, और ये 22 किलोमीटर चौड़े एक पतले से क्षेत्र द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, यानी सिर्फ एक छोटा सा क्षेत्र है जिसके द्वारा ये भारत से जुड़ा हुआ है। इस क्षेत्र की जो सीमाएं हैं वो चीन, म्यांमार, बांग्लादेश से लगती हैं, और ये भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार जैसा, यानी कि आसियान तक जाने के लिए उन देशों के साथ अच्छे संबंध रखने में ये क्षेत्र हमारी क्या करता है, मदद करता है। पूर्वोत्तर राज्यों का विकास कैसे हुआ, इस बारे में हम बात करेंगे, तभी आपको समझ आएगा कि समस्या क्या है। तो देखो, आजादी के समय त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ठीक है भाई, मेघालय मेघालय लिखा है ये, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र अलग अलग रियासत थे। ठीक है भाई, तो ये सब जो है ये सब एक अलग अलग रियासत थे। आजादी के बाद इन्हें भारत में शामिल किया गया।
1963 में असम से अलग होकर नागालैंड नामक राज्य बनाया गया। ये क्यों बनाया गया यह भी पढ़ेंगे हम आगे। फिर मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय को 1972 में राज्य बनाया गया, जबकि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में जाकर राज्य बने। भारत के मुख्य भाग से अलग हो जाने के कारण इन क्षेत्रों के विकास पर कभी खासा ध्यान नहीं दिया गया। देखो ये भारत से सिर्फ वो 22 किलोमीटर चौड़ी पट्टी से जुड़े हुए हैं, इसी वजह से इनके विकास पर कभी खासा ध्यान नहीं दिया गया। और पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थी भी इन क्षेत्रों की मुख्य समस्या बने हुए हैं। इसमें अगर हम देखें इन क्षेत्रों में तो 3 मुद्दे हैं मुख्य रूप से। पहला तो स्वायत्तता की मांग, दूसरा अलगाववादी आंदोलन और तीसरा बाहरी लोगों का विरोध। तो एक एक करके देखते हैं हर समस्या को। तो पहली हमारी समस्या है स्वायत्तता की मांग। तो देखो आजादी के समय मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दें तो बाकी का वो पूरा क्षेत्र है वो क्या कहलाता था भाई, असम कहलाता था। यानी सिर्फ त्रिपुरा था, मणिपुर था और असम था। शुरुआत में गैर असमी लोगों ने असम की सरकार द्वारा उन सब पर असमी भाषा थोपे जाने का विरोध किया और इस क्षेत्र में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठने लगी। यानी जब ये राज्य बना तो यहाँ पर असमी भाषा को लागू किया गया। तो बाकी लोगों ने जो असम के नहीं थे या असमी भाषा नहीं बोलते थे उन्होंने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि भाई हमारे ऊपर जबरदस्ती असमी भाषा को थोपा जा रहा है। बड़े जनजाति समुदाय के नेताओं ने असम से अलग होने की बात कही और एक साथ मिलकर ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। ये याद रखना है भाई, ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। 1960 में ये संगठन विकसित होकर ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया। ठीक है, यानी यही जो ये ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन था यही 1960 में और बड़ा संगठन बन गया और ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में बदल गया। अब इन नेताओं की मुख्य मांग थी कि भाई असम से अलग एक जनजातीय राज्य बनाया जाए, कि अलग से एक राज्य बनाया जाए। इनकी मांगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने अलग अलग समय पर असम को बांटकर पहले मेघालय बनाया, मिजोरम बनाया और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण किया। 1972 तक ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी पर फिर भी स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई। अन्य समुदाय जैसे कि असम के बोडो, कार्बी और दिमसा अपने लिए अलग अलग राज्यों की मांग करते रहे और लोगों को इकट्ठा करने के प्रयास में जुड़े रहे। तो देखिए उन्होंने मांग की कि भाई हमें अलग होना है, सरकार ने अलग अलग राज्य बना दिए, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे गुट थे जो अभी भी स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। पर अब राज्य को अलग अलग छोटे छोटे भागों में बांटना तो पॉसिबल नहीं था। तो इस वजह से केंद्र सरकार ने क्या किया, कुछ अन्य प्रावधानों का प्रयोग किया। ठीक है, करबी और दिमसा समुदाय को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दे दी गई, यानी एक जिला परिषद उनको दे दी और उनको कहा कि अब इसको आप अपने अनुसार चला सकते हो। और बोडो जनजाति को स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया और इस तरीके से सभी की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा किया गया। अलगाववादी आंदोलन अगर हम देखें तो पूर्वोत्तर के 2 राज्य कौन कौन से, मिजोरम और नागालैंड में अलगाववादी मांगों का लंबे समय तक प्रभाव रहा है। मिजोरम में अगर हम देखें तो आजादी के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम के भीतर एक स्वायत्त जिला बना दिया गया, परंतु मिजो लोगों का मानना था कि वह कभी ब्रिटिश इंडिया के भाग थे ही नहीं, यानी वो ब्रिटिश भारत में तो थे ही नहीं, ना ही वो कोई रियासत थे, तो भारतीय संघ से तो उनका कुछ लेना देना ही नहीं है। तो देखो मिजोरम पहले असम में ही था, अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि असम को अलग करके मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश बने। तो ये उसी की कहानी बताई जा रही है कि कैसे मिजो पर्वतीय क्षेत्र के कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई हमें क्यों शामिल किया गया भारत में, क्योंकि हम तो ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा थे ही नहीं कभी। ठीक है, 1959 में मिजो पर्वतीय इलाकों में भारी और असम यानी भारी अकाल पड़ा, मिसटाइप्ड है तो भारी अकाल पड़ा और असम की सरकार इस अकाल का प्रबंध करने में असमर्थ रही। ठीक है भाई, वो इस अकाल का प्रबंध नहीं कर सकी ठीक प्रकार से और इस वजह से इस क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलनों को और बल मिला। अब देखो उस क्षेत्र में क्या हुआ भाई, अकाल पड़ गया, अब सरकार ने कुछ किया नहीं तो लोगों में गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, और इस वजह से क्या हुआ कि लोगों के अंदर अलगाववादी आंदोलनों की और ज्यादा मांग उठने लगी। मिजो लोगों ने गुस्से में आकर, क्योंकि उनको अकाल के दौरान कोई सुविधा नहीं दी गई, सरकार कुछ भी नहीं कर सकी, तो उन्होंने गुस्से में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट का गठन किया। किसका गठन किया भाई, एक पार्टी बनाई मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल फ्रंट ने 1966 में आजादी की मांग को आगे बढ़ाते हुए सशस्त्र अभियान की शुरुआत की, यानी उन्होंने क्या कहा कि भाई हम शस्त्र उठाकर अभियान करेंगे ताकि हमें क्या मिले, आजादी मिले। और इस तरह भारतीय सेना और विद्रोहियों के बीच लगभग अगले 2 दशकों तक संघर्ष चलता रहा, यानी लगभग 20 सालों तक। उस दौर के पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपना ठिकाना बनाया। उस दौर में क्या था भाई, पूर्वी पाकिस्तान था ना भाई, जो आज बांग्लादेश बन गया, वहां पर उन्होंने अपना ठिकाना बनाया। लगभग 2 दशक तक ये संघर्ष चलता रहा, इससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, पर सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ, सामान्य जनता को। ठीक है, जिस वजह से उनके मन में अलगाववाद की भावना और क्रोध समय के साथ साथ बढ़ता चला गया। तो इस युद्ध की वजह से
इस झड़प की वजह से सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को हुआ, और फिर उन्हें लगा कि भाई नहीं, ये सब सही नहीं हो रहा है, और फिर वो भी अलगाववादी आंदोलन में शामिल हो गए। समस्या के साथ साथ अलगाववाद को बढ़ता हुआ देखकर भारतीय सरकार और लाल डेंगा कौन थे भाई, जिनके नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनी थी, अभी बात की ना हमने, उन्होंने बातचीत शुरू की, और राजीव गांधी के नेतृत्व में 1986 में लाल डेंगा एवं राजीव गांधी के बीच एक शांति समझौता हुआ। इस तरह मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट के सदस्य अलगाववाद की राह को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, और वर्तमान में मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है, और साथ ही साथ उसने कला, साहित्य और विकास की दिशा में अच्छी खासी प्रगति की है। इसके अलावा जो दूसरी समस्या थी वो थी नागालैंड की। नागालैंड में क्या हुआ देखो, सन 1951 में अंगमी जापू फीजो के नेतृत्व में नागा लोगों के एक तबके ने खुद को भारत से आजाद घोषित कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि हम भारत का हिस्सा ही नहीं, हम इससे आजाद हैं। भारतीय सरकार ने फीजो से, यानी अंगमी जापू फीजो से कई बार बात करने की कोशिश की, पर उन्होंने हर बार इस प्रस्ताव को क्या किया, ठुकरा दिया। यानी उन्होंने लोगों की, यानी जो जापू थे, उन्होंने सरकार से बात करने के लिए वो क्या हुए, तैयार नहीं हुए। अब इस क्षेत्र में एक लंबे दौर तक ऐसे ही क्या हुआ भाई, आंदोलन वगैरह चलता रहा, तो एक लंबे दौर तक हिंसक विद्रोह का सामना करना पड़ा, जिसके बाद नागा लोगों के एक तबके ने, ठीक है भाई, तबका लिखा है ये, तबके ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर दस्तखत किए, और विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना, ठीक है। और नागालैंड की जो समस्या है उसका समाधान अभी भी नहीं हुआ है, वो समस्या अभी भी चल रही है, और उसका समाधान किया जाना अभी बाकी है। नेक्स्ट जो समस्या है वो है बाहरी लोगों की समस्या, तीसरी समस्या भाई, ठीक है। तो देखते हैं जरा बाहरी लोगों की समस्या क्या है। तो भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में बाहरी लोगों के प्रवास की एक बड़ी समस्या है, यानी आसपास के देशों से बहुत सारे लोग उन क्षेत्रों में आ जाते हैं, और इस वजह से स्थानीय लोग इन्हें खुद से अलग समझते हैं और इनका विरोध करते हैं। उनका मानना है कि ये बाहरी लोग उनके क्षेत्र में आकर उनकी जमीन हथिया रहे हैं, और इनकी संख्या ज्यादा होने की वजह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से इनका प्रभाव बढ़ रहा है। अब देखो, बहुत सारे लोग अगर आ जाएंगे तो असम के लोग कम पड़ जाएंगे, अब वोटिंग होगी तो बाहर के जो लोग हैं वो सब मिलकर किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लेंगे जो उनके हकों का ख्याल रखेगा। तो इस वजह से असम के लोग कह रहे हैं कि भाई हमें इससे नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीति में धीरे धीरे ये प्रवासियों का मुद्दा एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। इसी के वजह से क्या हुआ था भाई, असम आंदोलन हुआ था। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो 1989 से 85 में असम में बाहरी लोगों के विरुद्ध हुआ आंदोलन है। इस आंदोलन की शुरुआत इस वजह से हुई क्योंकि असम के लोगों को यह संदेह था कि बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी आकर इनके क्षेत्रों में रह रही है, यानी उन्हें यह लगा कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आकर उनके क्षेत्र में रहने लगे हैं। और ये आए कब है भाई, 1971 के युद्ध के दौरान। तो इस वजह से उन्हें लगा कि भाई अब अगर ऐसा ही रहा तो वो खुद ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो उनके अधिकारों का कौन ख्याल रखेगा। और साथ ही साथ असम में चाय के बागान है, तेल है, कोयला जैसे प्राकृतिक संसाधन है, पर असम के लोगों का मानना था कि इन संसाधनों को बाहर भेजा जा रहा है, यानी वो जो बांग्लादेश से लोग आए हैं वो यहाँ काम करते हैं, वो सब बाहर भेज देते हैं, जिससे असम के लोगों को क्या हो रहा है भाई, नुकसान हो रहा है। इसी समस्या को देखते हुए, इन्हीं मुद्दों को देखते हुए सन 1989 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू ने विदेशियों के विरोध में एक आंदोलन चलाया। आसू क्या था भाई, स्टूडेंट्स का एक संगठन था, ठीक है भाई, जो स्टूडेंट्स थे वहां के उनका एक संगठन था, और उन्होंने क्या किया भाई, एक आंदोलन चलाया इन प्रवासियों के विरोध में, इन विदेशियों के विरोध में। आसू असम के छात्रों का एक संगठन था और इसका किसी भी राजनीतिक दल से कुछ लेना देना नहीं था। यह आंदोलन मुख्य रूप से विदेशी और प्रवासी बंगालियों एवं अन्य लोगों के बढ़ते दबदबे एवं उनका नाम मतदाता सूची में गलत तरीके से शामिल किए जाने के विरोध में था। यानी जो बाहर से लोग आए थे, पहली बात तो क्या हुआ कि भाई उनका प्रभाव बढ़ रहा था, दूसरा क्या हुआ कि भाई उनके मतदाता सूची में भी शामिल कर लिया गया, तो ये एक अलग समस्या हो गई। तो इस वजह से यह आंदोलन किया गया। अब लोगों की मांग थी कि 1951 के बाद असम में जितने भी बाहरी लोग आए उन सबको असम से बाहर निकाला जाए, ठीक है। इस आंदोलन को असम के लगभग सभी लोगों का समर्थन मिला। इस आंदोलन में कई हिंसक घटनाएं भी हुई जिससे धन, संपत्ति और जान दोनों का बड़े स्तर पर नुकसान हुआ। साथ ही साथ कई बार रेलगाड़ियों को रोकने, तेल शोधक कारखानों की सप्लाई बंद करने का प्रयास भी किया गया ताकि सरकार उनकी बात सुने। लगभग 6 साल तक ये आंदोलन चला और इसके पश्चात राजीव गांधी ने आसू के नेताओं से बात की और एक समझौता किया। इस समझौते में यह निर्धारित किया गया कि भाई 1971 में जो बांग्लादेश युद्ध हुआ था उसके दौरान और उसके बाद जितने भी लोग असम आए उन्हें बाहर भेजा जाएगा, ना कि 1951 से जितने लोग आए उन्हें भेजा जाएगा, ठीक है भाई।
और साथ ही साथ इसे किसके नाम से जाना जाता है भाई, असम समझौते के, जिसमें ये लिखा था कि 1971 में जो युद्ध हुआ और उसके बाद जो भी लोग बाहर से आए उन सबको बाहर भेजा जाएगा। आंदोलन की कामयाबी के बाद आसू एवं असम गण संग्राम परिषद, नाम याद रखना भाई, इन्होंने मिलकर एक राजनीतिक पार्टी का गठन कर लिया, ठीक है, और इसका नाम क्या रखा भाई, असम गण परिषद, और इस तरीके से असम गण परिषद का गठन हुआ। 1985 के चुनावों में ये पार्टी सत्ता में आई और इसने बाहरी प्रवासियों की समस्या को सुलझाने एवं स्वर्णिम असम का निर्माण करने का वादा किया। असम समझौते के बाद असम में शांति कायम हुई, पर प्रवासियों की समस्या का पूर्ण रूप से समाधान अभी भी नहीं हो सका है, ठीक है भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो सिक्किम है। सिक्किम की क्या कहानी है, देखो सिक्किम की कहानी देखते हैं। आजादी के समय जो सिक्किम है वो भारत का हिस्सा नहीं था, बल्कि सिक्किम को भारत की शरणागति प्राप्त थी, यानी कि सिक्किम पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं था, ठीक है, वो भारत के एक तरीके से अधीन था। उसके जो विदेशी और रक्षा संबंधित मामले थे वो भारत के हाथ में थे, जबकि अंदरूनी व्यवस्था किसके हाथ में थी, वहां के राजा चौग्याल के हाथ में थी। नाम याद रखना है भाई, क्या नाम था, चौग्याल। परंतु ये व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकी, क्योंकि सिक्किम में ज्यादातर लोग नेपाली मूल के थे, ठीक है भाई, ज्यादातर लोग सिक्किम में कौन थे, नेपाली थे, और इसी वजह से वो ये मान रहे थे कि जो राजा चौग्याल है वो लेपचा भूटिया समुदाय का था। किसका था भाई, राजा चौग्याल लेपचा भूटिया समुदाय का था। अब सोच के देखो कि ज्यादातर लोग नेपाली थे और जो उनका राजा है वो लेपचा भूटिया था, ठीक है। इस वजह से लोगों को लग रहा था कि भाई ये हमारे समुदाय का भी नहीं है और इतने छोटे से समुदाय का शासन हमारे पे लाद रहा है। तो इसी वजह से उन्होंने ये माना कि राजा चौग्याल उन पर छोटे समुदाय लेपचा भूटिया का शासन थोप रहा है। इसी वजह से लोगों ने भारतीय सरकार से मदद मांगी और भारतीय सरकार का समर्थन हासिल किया। सन 1974 में सिक्किम विधानसभा का चुनाव हुआ और इसमें सिक्किम कांग्रेस को बहुमत मिला, यानी जो सिक्किम की कांग्रेस थी उसे बहुमत मिला। शुरुआत में सिक्किम ने भारत का सह प्रांत बनने की कोशिश की, यानी कि एक साथी प्रांत बन जाए, ऐसे ही एक हिस्सा बन जाए, पर इसके बाद 1975 में सिक्किम की विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके अंतर्गत सिक्किम को भारत में पूर्ण रूप से विलय करने की बात की गई थी। इस प्रस्ताव के तुरंत बाद सिक्किम में जनमत संग्रह कराया गया, फैसला भारत के विलय के पक्ष में था और इस तरह से सिक्किम भारत का क्या बन गया भाई, उस दौर का 22वां राज्य बन गया, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो यहां तक हमने लगभग सारी कहानियां पढ़ ली हैं। अब हमें ये देखना है कि भाई आखिर इन सब चीजों से हमें क्या सबक मिलता है, ठीक है भाई। ये जो इतनी सारी स्टोरीज हमने पढ़ी इनसे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या सबक मिलता है, क्या सीखा हमने, तो देखते हैं जरा। पहला सबक तो ये कि क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का शासन चलता है और जरूरी नहीं है कि हर समुदाय की बात सरकार तक पहुंच सके। तो इसी वजह से जब डायरेक्टली चीजें नहीं पहुंचती हैं तो लोग आंदोलन करके इस तरीके से अपनी मांगों और समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते हैं, और जब सरकार द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जाता है तो लोगों का इस व्यवस्था में विश्वास बढ़ता है, जैसे कि मिजोरम, ठीक है। इसके अलावा सिक्किम आप देखो देश के सबसे सुखद राज्य हैं, लोग वहां पर अपना आराम से जी रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनकी आवाजों को सुना गया, ठीक है। दूसरा सबक हमने ये सीखा कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं का विरोध करने की बजाय लोकतांत्रिक रूप से बातचीत की जानी चाहिए और समाधान का एक बेहतर तरीका निकाला जाना चाहिए। यानी ये नहीं कि हम क्या करें भाई, इनका विरोध करने लगे कि आप मांग कैसे कर रहे हो, आप कुछ मांग कैसे रहे हो, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, इनका समाधान निकालना चाहिए कि कैसे समाधान करके हम क्या करें भाई, इन सब चीजों को, समस्याओं को सॉर्ट आउट करें। उसके बाद तीसरा कि देश की सत्ता में सामान्य लोगों की साझेदारी भी जरूरी होती है भाई, कि जो सामान्य लोग हैं, आम जनता है, उसकी मांगों को सुनना भी जरूरी होता है किसके अंदर, देश की व्यवस्था के अंदर। और चौथा सबक हमने सीखा कि भाई देश में सभी क्षेत्रों का आर्थिक रूप से समान विकास आवश्यक है। जैसे हमने देखा कि जो पूर्वी क्षेत्र के राज्य हैं भारत के, वहां पर इतना अच्छा आर्थिक विकास नहीं है बाकी भारत के मुकाबले, तो वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि देश में सभी हिस्से आपस में मिलजुल कर रहें और एक दूसरे से भेदभाव या ऊंचा नीचा फील ना करें। सो थैंक यू वेरी मच भाई, यहाँ पर ही हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। 2 पार्ट्स में हमने ये चैप्टर डिस्कस किया, इसके बाद आपका लास्ट चैप्टर रह जाता है चैप्टर 9, और इस तरीके से आपका पॉलिटिकल का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा भाई। तो वीडियोस को पूरी देखें भाई, सभी प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह मिल जाएंगी, सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, सभी पार्ट्स को देखें भाई। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से, ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए जो हम आपके लिए रेगुलरली लाते रहते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है भाई ऐसी बहुत सारी वीडियोस
बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। और आज शाम में रोज रेगुलरली शाम में 8:30 बजे मेंटी क्विज चल रहा है भाई, तो उसे ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें सभी बच्चे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स अ लॉट।